द पैलेस ऑफ इल्यूजन। ये एक माइथोलॉजिकल रीटेलिंग है जो महाभारत को द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से बताती है। वो बताती है कि उनके स्ट्रगल और उनकी पूरी लाइफ कैसी रही है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हम इसकी पूरी समरी एक बार इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो यज्ञ से हुआ था। उनको बचपन से लगता था कि उनका जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी बड़े पर्पस से हुआ है, ठीक है। और वो सीक्रेटली करण को एडमायर करती थी, बट बाद में उनकी शादी 5 पांडवों से हो गई थी। उनकी जो पूरी लाइफ थी वो फुल ऑफ स्ट्रगल्स रही थी। हम इसमें स्पेशली एक डिस्कस करेंगे उनका स्ट्रगल विच इज वस्त्रहरण। वस्त्रहरण जो हमने पढ़ा है, उनकी जो पब्लिकली इंसल्ट हुई थी उसकी वजह से कुरुक्षेत्र में वॉर हुआ था। तो हम ये पूरी महाभारत और ये सब कुछ द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन में कहानी पूरी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। ये एक सोचने समझने वाली और इमोशनल और रिबेलियस औरत के रूप में हमको यहाँ पे सामने दिखती है, जिसकी पूरी जर्नी आइडेंटिटी, लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में स्ट्रगल करती है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन को क्वेश्चन करती रहती है और उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी का कोर बनता है। इसमें एक द्रौपदी के फादर का रोल है किंग द्रुपद। ये एक एम्बिशियस और रिवेंज ड्राइवन किंग के रूप में दिखते हैं हमको, जो अपनी बेटी को एक तरह से अपने पॉलिटिकल मोटिव्स का हिस्सा बनाने चाहते थे। इसमें इसका एक भाई भी है धृष्टद्युम्न। उसका लाइफ में प्रोटेक्टर जैसा रोल प्ले करता है वो, लेकिन उसकी अपनी डेस्टिनी भी वॉर से जुड़ी हुई थी। द्रौपदी के हस्बैंड यानी पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये अलग अलग पर्सनालिटी और एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। युधिष्ठिर ड्यूटी और धर्म का सिंबल है, लेकिन उसकी वीकनेस द्रौपदी को सफर करवाती है। भीम उसके लिए स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का सोर्स है। अर्जुन के साथ द्रौपदी का इमोशनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नकुल और सहदेव कंपैरेटिवली साइलेंट और सपोर्टिव रोल्स में रहते हैं। स्टोरी का एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल लेयर कर्ण के थ्रू आता है, जिसके साथ द्रौपदी का एक अनस्पोकन अट्रैक्शन और रिग्रेट जुड़ा हुआ है। ये रिलेशनशिप कभी ओपनली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इंटरनली बहुत पावरफुल है। वो उसकी लाइफ के व्हाट इफ मोमेंट में को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कृष्ण का। ये द्रौपदी के लाइफ में गाइड, फ्रेंड और स्पिरिचुअल सपोर्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। वो उसको समझते हैं, चैलेंज भी करते हैं और उसकी जर्नी को एक डीपर मीनिंग देते हैं। ओपोजिशन साइड में दुर्योधन और उसका भाई दुशासन भी द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन में एजेंट है, जिनकी वजह से कहानी का सबसे इंटेंस टर्निंग पॉइंट आता है। साथ ही शकुनी मैनिपुलेशन और स्ट्रेटजी का सिंबल है, जो डाइस गेम के थ्रू पूरी ट्रेजेडी को ट्रिगर करता है। इस तरह हर कैरेक्टर सिर्फ अपना रोल नहीं निभाते हैं, बल्कि द्रौपदी की लाइफ में उसका इमोशनल इवोल्यूशन को शेप करते हैं, जिससे ये नॉवेल एक सिंपल रीटेलिंग से ज़्यादा एक डीप साइकोलॉजिकल और फेमिनिस्ट नैरेटिव बन जाती है। तो चलिए इसके चारों पार्ट्स को हम ब्रीफ में अब डिस्कस करते हैं। कहानी शुरू होती है द्रौपदी के बर्थ से, जहां वो खुद अपनी स्टोरी नरेट करती है। वो बताती है कि उसका जन्म एक नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि से हुआ था, जो उसके फादर किंग द्रुपद ने परफॉर्म किया था। इस यज्ञ का मेन पर्पस एक ऐसा बेटा पैदा करना था जो उनके दुश्मन को हरा सके। लेकिन उसी अग्नि से द्रौपदी भी जन्म लेती है। जन्म के मोमेंट से ही एक प्रोफेसी जैसी बात होती है कि ये लड़की बहुत बड़े इवेंट्स का कारण बनेगी। द्रौपदी बचपन से ही फील करती थी कि उसका एग्जिस्टेंस अनवांटेड या सेकेंडरी है, क्योंकि उसके फादर का फोकस उसके भाई पर ज्यादा होता है। उसके फादर उसके भाई को एक वॉरियर और फ्यूचर हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि द्रौपदी को एक लड़की होने की वजह से लिमिट्स में रखा जाता है। फिर भी दोनों सिबलिंग्स के बीच एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है, जहां वो उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसके साथ अपनी ट्रेनिंग और बातें शेयर करता है। बचपन में द्रौपदी का एक और इम्पोर्टेंट कनेक्शन बनता है अपनी नर्स धाई माँ के साथ, जो उसे स्टोरी सुनाती है, खासकर महाभारत की। इन स्टोरीज के थ्रू द्रौपदी दुनिया को समझना शुरू करती है और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी और रिबेलियन डेवलप होता है। वो सवाल पूछती है कि क्यों लड़कियों के लिए अलग रूल्स हैं, क्यों उन्हें डिसीजन लेने का हक नहीं है। एक दिन द्रौपदी सुन लेती है कि उसके फादर ने उसके फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रखे हैं। वो उसकी शादी को एक पॉलिटिकल अलायंस की तरह यूज करना चाहते थे।
ये बात द्रौपदी को अंदर से डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहती है। यहीं से उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएगी। इसी फेज में द्रौपदी पहली बार कर्ण के बारे में सुनती है। जब वो उसकी स्किल्स, उसकी ब्रेवरी और उसके आउटसाइडर आइडेंटिटी के बारे में जानती है तो उसके अंदर एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन डेवलप होता है। वो इमेजिन करती है कि अगर उसे चूज करने का हक मिले तो शायद वो कर्ण को चूज करेगी, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि सोसाइटी और उसका स्टेटस इस बात को कभी अलाउ नहीं करेगा। जैसे जैसे द्रौपदी बड़ी होती है उसकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस दोनों का जिक्र होने लगता है। लोग उसके स्वयंवर की बात करने लगते हैं। द्रौपदी खुद भी इस थॉट से कॉन्फ्लिक्ट करती है। एक तरफ वो अपनी चॉइस चाहती है, दूसरी तरफ उसे पता है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। एक इम्पॉर्टेंट सीन में द्रौपदी अपने फादर से इनडायरेक्टली समझ लेती है कि उसका स्वयंवर एक नॉर्मल मैरिज इवेंट नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगा। यहाँ उसे फील होता है कि वो एक इंसान कम और एक प्राइज ज्यादा है जिसे जीता जाएगा। पार्ट 1 के एंड तक टेंशन बिल्ड होती रहती है। स्वयंवर के अराउंड द्रौपदी मेंटली प्रिपेयर हो रही होती है, लेकिन उसके अंदर फियर, क्यूरोसिटी और होप सब मिक्स होते हैं। वो सीक्रेटली विश करती है कि वो अपनी मर्जी से चूज कर सके और उसके माइंड में कर्ण का थॉट बार बार आता जाता है। इस पॉइंट पर स्टोरी एक टर्निंग मोमेंट पर आकर रुकती है जहाँ द्रौपदी की चाइल्डहुड खत्म होती है और उसकी एडल्ट लाइफ जो कम्प्लीटली पॉलिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है वो स्टार्ट हो जाती है। पार्ट 2 का ओपनिंग द्रौपदी के स्वयंवर से होता है। ये सिर्फ मैरिज सेरेमनी नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल स्पेक्टेकल होता है जहां अलग अलग राज्य के राजा और वॉरियर्स आते हैं। हॉल ग्रैंड होता है, सबकी नज़र द्रौपदी पर होती है, लेकिन उसके अंदर एंजाइटी चल रही होती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ का डिसीजन यहाँ होने वाला है। कंपटीशन का रूल होता है, एक डिफिकल्ट आर्चरी टास्क जैसे सिर्फ बेस्ट वॉरियर ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसी बीच कर्ण आगे बढ़ता है पार्टिसिपेट करने के लिए। द्रौपदी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन आता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके लिए अफेक्शन फील करती थी, लेकिन उस मोमेंट में वो सबके सामने उसे रोक देती है और इनडायरेक्टली उसकी कास्ट स्टेटस को रीजन बना देती है। ये सीन उसके लाइफ का एक बड़ा रिग्रेट बन जाता है। वो जानती है कि उसने ये डिसीजन दिल से नहीं बल्कि प्रेशर और कंडीशनिंग के अंदर लिया था। इसके बाद एक ब्राह्मण आता है जो एक्चुअली अर्जुन होता है। वो टास्क इजीली कंप्लीट कर लेता है और द्रौपदी उससे जीत ली जाती है। यहाँ से एक ट्विस्ट आता है जब द्रौपदी उसके साथ उसके घर जाती है जो एक्चुअली पांडवों का टेम्पररी स्टे होता है। तो वहां उनकी मदर कुंती बिना देखे कह देती है कि जो भी लाए हो सब मिलकर बांट लो। इस लाइन की वजह से द्रौपदी को 5 पांडव ब्रदर की वाइफ बनना पड़ता है। द्रौपदी के लिए ये एक शॉक होता है। वो इंटरनली रेसिस्ट करती है, क्वेश्चन करती है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसे शेयर किया जा रहा है, लेकिन सर्कमटेंसेस, धर्म और फैमिली प्रेशर के बीच वो इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है। हर पांडव के साथ उसका अलग रिलेशन डेवलप होता है। युधिष्ठिर के साथ वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बॉन्ड फील करती है। भीम के साथ प्रोटेक्शन और इमोशनल सपोर्ट का सोर्स बनता है और अर्जुन के साथ उसका कनेक्शन सबसे ज्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लव और डिस्टेंस दोनों होते हैं। इस फेज में कृष्ण द्रौपदी के लाइफ में एंटर करते हैं। वो उसके दोस्त, गाइड और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। द्रौपदी उनसे अपने डाउट्स, फ्रस्ट्रेशन और क्वेश्चन शेयर करती है और कृष्ण हमेशा उसे एक डीपर पर्सपेक्टिव देते हैं। कभी कभी डायरेक्ट आंसर नहीं देते लेकिन उसको समझने में हेल्प करते हैं। पांडवों को बाद में अपना राज्य मिलता है और वो इंद्रप्रस्थ बसाते हैं। यहीं पर द्रौपदी का ड्रीम पैलेस बनता है, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो इतना ग्रैंड और मैजिकल होता है कि लोग उसकी ब्यूटी और आर्किटेक्चर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पैलेस द्रौपदी के स्टेटस और पावर का सिंबल होता है, लेकिन साथ ही एक इल्यूजन भी है क्योंकि अंदर से वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी और हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। एक इम्पॉर्टेंट सीन में दुर्योधन पैलेस विजिट करता है। इल्यूजन की वजह से वो पानी और फ्लोर को गलत समझ लेता है और गिर जाता है। द्रौपदी उस पर हंस देती है और उसकी इंसल्ट कर देती है और ये मोमेंट दुर्योधन के ईगो को डीपली हर्ट करता है। वो यहीं से रिवेंज लेने की डिसाइड करता है। इस पार्ट के एंड तक सब कुछ आउटवर्डली परफेक्ट लगता है, पावर, प्लेस, स्टेटस, बट अंडर
द सरफेस जेलसी, ईगो और रिवेंज बिल्ड हो रहा होता है। द्रौपदी भी इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होती। उसे लगता है कि इतनी पावर होने के बाद भी वो अपनी लाइफ के डिसीजन में फ्री नहीं है। 3 का टोन सडनली डार्क हो जाता है। यहाँ से स्टोरी का सबसे पेनफुल और इंटेंस फेज स्टार्ट होता है। इंद्रप्रस्थ की प्रॉस्पेरिटी और पैलेस ऑफ इल्यूजन की शान के बाद भी एक साइलेंट टेंशन बिल्ड हो चुका है, स्पेशली दुर्योधन के अंदर, जो अपनी इंसल्ट को भूल नहीं पाता। उसका ईगो उसे रिवेंज लेने के लिए पुश करता है और यहाँ से एंट्री होती है उसके मामा शकुनी की, जो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। शकुनी एक प्लान बनाता है डाइस गेम का, जिसमें वो जानता है कि युधिष्ठिर की सबसे बड़ी वीकनेस गैम्बलिंग है। इनविटेशन भेजा जाता है हस्तिनापुर आने का। द्रौपदी को पहले से ही गेम पर डाउट होता है। वो फील करती है कि कुछ गलत होने वाला है। वो इनडायरेक्टली युधिष्ठिर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन धर्म और रॉयल ड्यूटी के नाम पर वो मना नहीं कर पाता। डाइस गेम स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। शकुनी अपनी चालाकी से हर राउंड जीतता जाता है। युधिष्ठिर पहले अपनी वेल्थ, फिर अपना किंगडम, फिर अपने भाइयों को दांव पर लगा देता है और हर बार हार जाता है। द्रौपदी उस वक्त वहां प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड एक एक करके हार चुके हैं सारी चीजें, उसका फियर रियलिटी बनने लग जाता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। ये डिसीजन द्रौपदी के लिए सिर्फ बिट्रेयल नहीं बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस पर डायरेक्टली अटैक होता है। वो क्वेश्चन करती है कि अगर वो खुद को पहले ही हार चुका था तो उसके पास द्रौपदी को दांव पर लगाने का राइट कैसे था। ये एक पावरफुल मॉरल क्वेश्चन है जो पूरी सभा को साइलेंस में डाल देता है। इसके बाद दुशासन को भेज दिया जाता है द्रौपदी को सभा में खींच कर लाने के लिए। द्रौपदी रेसिस्ट करती है, आर्ग्यू करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। उसे जबरदस्ती सभा में लाया जाता है। ये सीन इमोशनल और ह्यूमिलेटिंग दोनों है। सभा में द्रौपदी उस सबके सामने अपना सवाल रिपीट करती है। वो पूछती है कि क्या वो एक प्रॉपर्टी है जिसे स्टैक किया जा सकता है। वो एल्डर्स, वॉरियर्स सबसे जस्टिस मांगती है, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं देता। ये साइलेंस ही उसकी बड़ी इंसल्ट बन जाती है। फिर आता है सबसे इंटेंस मोमेंट। शासन द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश करता है। द्रौपदी हेल्पलेस फील करती है, लेकिन वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती। वो इंटरनली कृष्ण को याद करती है और एक डिवाइन इंटरवेंशन जैसा मोमेंट होता है जहां उसकी साड़ी एंडलेस हो जाती है और दुशासन उससे स्ट्रिप नहीं कर पाता। ये मोमेंट द्रौपदी के लिए सिर्फ बचने का नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट भी बन जाता है। इस ह्यूमिलिएशन के बाद द्रौपदी के अंदर रिवेंज की आग जल उठती है। वो लेती है कि जब तक उसकी इंसल्ट का बदला नहीं लिया जाएगा वो अपने बाल नहीं बांधेगी। ये वो पूरी स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स बनता है। फाइनली सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि इंटरवेंशन होता है कि पांडवों को एक कंडीशन पर रिलीज किया जाता है। उन्हें 13 साल का एग्जाइल, वनवास प्लस ज्ञातवास एक्सेप्ट करना पड़ता है। द्रौपदी भी उनके साथ जाती है। वनवास के दौरान द्रौपदी का कैरेक्टर और डीपन होता है। वो हार्डशिप फेस करती है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन और क्लियरली समझती है और अपने अंदर के एंगर और पेन को कैरी करती रहती है। इस फेज में वो बार बार अपनी इंसल्ट को याद करती है और जस्टिस के लिए वेट करती है। पार्ट 4 स्टोरी का फाइनल और सबसे हैवी फेज है, जहाँ सब कुछ कल्मिनेट होता है। रिवेंज, वॉर, लूज और रियलाइजेशन। वनवास और अज्ञातवास कंप्लीट होने के बाद पांडव अपना किंगडम वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन रिफ्यूज कर देता है। यहां से क्लियर हो जाता है कि अब वॉर इनएविटेबल है। द्रौपदी के अंदर जो इंसल्ट का पेन था वो अब भी फ्रेश होता है। वो ओपनली चाहती है कि जस्टिस मिले, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक फियर भी होता है, क्योंकि वॉर का मतलब सिर्फ विक्ट्री नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन भी होता है। कृष्ण इस फेज में एक मीडिएटर की तरह आते हैं शांति का प्रपोजल लेकर, लेकिन जब वो फेल होता है तो वॉर फिक्स हो जाता है। कुरुक्षेत्र वॉर स्टार्ट होती है। 18 दिन की युद्ध जो ग्रेजुअली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। द्रौपदी डायरेक्टली बैटलफील्ड में नहीं होती, लेकिन हर दिन की न्यूज़ उस तक पहुंचती है और वो हर लॉस को पर्सनली फील करती है। वॉर के दौरान उसके सबसे बड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक होता है कर्ण को लेकर। जब उसे सच पता चलता है कि कर्ण एक्चुअली पांडवों का ही भाई था, तो वो शॉक और रिग्रेट में चली जाती है। वो रियलाइज करती है कि जिस इंसान को वो सीक्रेटली एडमायर करती थी उसके साथ उसका रिलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं था, और उसने स्वयंवर में जो उसके साथ किया उसका गिल्ट और स्ट्रांग हो जाता है।
एक एक करके मेजर वॉरियर्स गिरते हैं और हर डेथ के साथ द्रौपदी को फील होता है कि विक्ट्री का प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब दुर्योधन फाइनली डिफीट होता है और वॉर खत्म होती है तो टेक्निकली पांडव जीत जाते हैं, लेकिन द्रौपदी को कोई रियल हैप्पीनेस फील नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी रिवेंज कंप्लीट हुई है, लेकिन उसके बदले में उसने बहुत कुछ खो दिया है। सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब द्रौपदी के अपने बेटे रात में मारे जाते हैं। ये उसके लिए अल्टीमेट हार्ट ब्रेक होता है, जहां वो रियलाइज करती है कि वॉर ने उससे भी सब कुछ छीन लिया। इस पॉइंट पर रिवेंज का सेटिस्फेक्शन कंप्लीटली वैनिश हो जाता है और सिर्फ ग्रीफ रह जाता है। इसके बाद स्टोरी एक रिफ्लेक्टिव टोन में लेती है। द्रौपदी अपनी पूरी लाइफ को देखने लगती है, अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स वो समझने की कोशिश करती है कि क्या उसकी लाइफ सिर्फ डेस्टिनी ही थी या उसके खुद के चॉइसेस भी मैटर करते थे। एंड में पांडव अपनी फाइनल जर्नी पर निकल जाते हैं। द्रौपदी भी उनके साथ होती है। जर्नी के दौरान वो सबसे पहले गिर जाती है। इस मोमेंट को सिंबॉलिक तरीके से दिखाया जाता है, जिसके अंदर जो अटैचमेंट्स, डिजायर्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस थे वो उसके फॉल का रीजन बनते हैं। अपने लास्ट मोमेंट्स में द्रौपदी एक तरह का एक्सेप्टेंस फील करती है। वो समझ लेती है कि उसकी लाइफ कॉन्ट्रडिक्शन से भरी होती है। लव और ड्यूटी, पावर और हेल्पलेसनेस, रिवेंज और लॉस। वो अपनी कहानी एक कंप्लीट सर्कल की तरह देखने लगती है। इस तरह पार्ट 4 एंड होता है, एक ऐसी एंडिंग के साथ जहां एक्सटर्नल विक्ट्री है लेकिन इंटरनल रियलाइजेशन और पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्रौपदी की जर्नी सिर्फ एक क्वीन की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की बन जाती है जो अपनी आइडेंटिटी और मीनिंग को एंड तक सर्च करती रहती है। होप आपको द पैलेस ऑफ इल्यूजन अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आप कोई भी रीटेलिंग या नॉवेल जो मुझसे समझना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।